हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 37। आज हम लोग देखेंगे कुछ अवार्ड्स जो थ्रू आउट द ईयर न्यूज़ में रहे हैं और कुछ लोकेशंस जो कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर के साथ की है थ्रू आउट द ईयर किए। अगर आप वो खुद से सॉल्व कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर नहीं कर पाते हो तो डोंट वरी, ओके, हम लोग उसको रिवाइज करेंगे और एक नहीं, हम बार बार रिवाइज करेंगे अगले कई सेशन में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर था साइंस एंड टेक अवार्ड्स टू गेट पद्मा स्टाइल मेकओवर इनटू राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। यहाँ पर बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते थे साइंस टेक फील्ड में, उसको कंसोलिडेट किया गया है। अवार्ड्स टू बी कंसोलिडेटेड फ्रॉम नियरली 300 granted by various science ministries into 56 centrally administered awards। और एक न्यू राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार unlikely to include the cash prize and likely to bestow just certificate medallion only। ओके, तो इनके बारे में जानते हैं पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इन तीन फील्ड में दिया जाता है। इट रिकग्नाइज द आउटस्टैंडिंग एंड इंस्पायरिंग साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर्स। और ये चार कैटेगरीज में दिया जाएगा। नाउ रिमेंबर दीज फोर कैटेगरीज अच्छे से। एक होगा विज्ञान रत्न, देन विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, युवा शांति स्वरूप भटनागर, एंड देन कम्स द विज्ञान टीम, यानी कि पूरा एक कोलैबोरेटिव टीम के रिकग्नाइज किया जाएगा। ओके, तो चारों को के बारे में कुछ बातें याद रखेंगे। फर्स्ट, मैक्सिमम 3 अवार्ड दिए जा सकते हैं टू रिकग्नाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैक्सिमम 3 अवार्ड ही दिए जा सकेंगे एंड रिकग्नाइज किया जाएगा आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट को, दैट इज विज्ञान रत्न। विज्ञान श्री, मैक्सिमम 25 अवार्ड दिए जाएंगे टू रिकग्नाइज द डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। युवा शक्ति शांति की बात आ रही है। Maximum of 25 awards to be given to recognize and encourage young scientists who made an exceptional contribution in field of science technology। And then last is विज्ञान टीम, maximum यहाँ पे सिर्फ 3 अवार्ड ही दिए जा सकेंगे to a team comprising 3 or more scientists या researchers or innovators that made an exceptional contribution working in field of science and technology। Now other facts to be remember is कि ये 13 डोमेन्स में दिए जा सकेंगे। ये नाम आप देख सकते हैं एक बार को, बट आई डोंट थिंक ऐसा कभी आपसे पूछा जाएगा कि किस किस डोमेन में दिए जा सकते हैं। और ये अवार्ड देगा कौन? इट विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस CSIR, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री के ही अंडर में आता है। और ये अनाउंस किया जाएगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 11th मई। और ये आपको पता होगा कि हम 11th मई को ही क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी डे। Next is the award ceremony for all the categories of awards will be held on National Space Day, 23rd अगस्त। ओके, और नेशनल स्पेस डे हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इसी दिन हमने अपना चंद्रयान लैंड किया था। एलिजिबिलिटी, इसमें साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, इनोवेटर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और एनी इवन कोई इंडिविजुअल अगर अपने आप पे वर्क कर रहा है वो भी। People of Indian origin staying abroad with exceptional contribution benefiting the Indian communities or society are also eligible। Now this is really important point। ये आपको एग्जाम में गलती कराएगा। PIO पर्सन जो है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनको हम दे सकते हैं अगर उन्होंने कोई ऐसी रिसर्च की है जो बेनिफिट कर रहा है हमारी इंडियन कम्युनिटी या इंडियन सोसाइटी को, वो भी एलिजिबल होंगे। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को बनाते हैं हम लोग, सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली सिंस 1987। थीम था इस बार का ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल पीस। नाउ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th मई को करते हैं हम लोग, क्योंकि हमने टेस्ट किया था पोखरण में 98 में अंडर ऑपरेशन शक्ति। CSIR के बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। CSIR is the premier research and development organization in India and CSIR was established in 1942। It is an autonomous body under Ministry of Science and Technology। Now, CSIR established on September 26, 1942 as a response to challenges faced by India during World War II, with an aim of promoting scientific and industrial research in India, and Council's foundation was laid by Dr. शांति स्वरूप भटनागर, और इसलिए इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। He is known as father of research laboratories in India। नेशनल स्पेस डे की बात कर लेते हैं। तो ये आ गया जो हमने बोला अभी आपको, 23rd अगस्त चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी यहाँ पर, इसलिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। शांति स्वरूप पुरस्कार,
तो इट इज ये भी एनुअली दिया जाता है बाय CSIR टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग एंड नोटेबल रिसर्च। इसकी क्राइटेरिया जानना ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है तो इसका क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट इज की सिटीजन होना चाहिए, एज 45 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, स्पेस सेक्टर हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो। प्राइस इज अवॉर्डेड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन मेड थ्रू वर्क डन इन इंडिया ओनली, ये वर्क डन इन इंडिया ओनली ड्यूरिंग 5 years preceding to the year of prize. Each discipline can have multiple winners and maximum 2 individual। बस ये 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के बारे में। नाउ यूनेस्को ने अवार्ड दिए हैं एशिया पैसिफिक अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा से कुछ साइट सिलेक्ट हुई है, तो हमें इन साइट्स के नाम जानना जरूरी है। इंडिया से ओवरऑल 6 साइट सिलेक्ट हुई है और ये किस किस जगह पर लोकेट है ये भी जानना जरूरी है। फर्स्ट इज रामबाग गेट जो कि अमृतसर में आता है, इसको मिला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ओके, एंड दिस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इस कैटेगरी में हाईएस्ट रिकग्निशन है। ठीक है, ये जो अवार्ड देता है एशिया पैसिफिक अवार्ड यूनेस्को, उसमें सबसे हाईएस्ट अवार्ड है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, और ये मिला है रामबाग गेट अमृतसर को। इसके अलावा पीपल हवेली, ये भी पंजाब में ही है। कर्णिकारा मंडपम, ये आपका केरल में है। इसके अलावा एपिफेनी हरियाणा, डेविड ससून लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम, ये मुंबई में, एंड बीकानेर हाउस, इसको मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट, और ये न्यू दिल्ली में। ओके, तो सिर्फ आपको इनकी लोकेशन से याद रखनी है कि ये है कहाँ पर। तो ये अमृतसर में रामबाग, पिपली हवेली पंजाब में है, कर्णिका मंडपम केरल, एपिफेनी हरियाणा, लाइब्रेरी मुंबई, एंड बीकानेर हाउस न्यू दिल्ली। ठीक है, बस इनका अगर कभी आएगा मैच का कॉलम में तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बुकर्स प्राइज, नो सी बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इन दोनों में फर्क समझिएगा। ठीक है, हम लोग कई बार न्यूज में जब आता है अलग अलग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद दोनों सेम है। मेंस बुकर प्राइज ये अलग है, ये इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज ये अलग है। इट इज वर्ल्ड्स लीडिंग लिटरेरी अवार्ड फॉर ए सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस फिक्शन। ठीक है, फिक्शन यानी कि कुछ ऐसी स्टोरी जो रियल में है नहीं, बस आप उसको क्रिएट कर रहे हो, जैसे आपका हैरी पॉटर टाइप। ओके, फिक्शन के लिए दिया जाता है। This was founded in UK in 1969. Booker's Prize initially rewarded Commonwealth writers and now span across the globe. It is open to anyone regardless of origin. Now remember this point. It is open to anyone regardless of origin. Start जब हुआ था जब सिर्फ कॉमनवेल्थ यानी कि वो कंट्रीज जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आती थी उन्हें कॉमनवेल्थ कहा जाता है। It aims to promote the finest in the fiction by rewarding the best novel of the year written in English. Now this is important. ये नॉवल इंग्लिश में ही रिटर्न होनी चाहिए, ये जरूरी है। ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और लैंग्वेज में लिखी गई थी ओरिजिनली कि उसका ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में। ट्रांसलेशन वर्क को ये रिकग्नाइज नहीं करेगा, बुकर्स प्राइज रिकग्नाइज नहीं करता। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो ट्रांसलेशन वाले वर्क को रिकग्नाइज कर लेगा। ठीक है, आपका ओरिजिनल कंटेंट ही इंग्लिश में होना चाहिए, तभी आप इस बुकर प्राइज के लिए एलिजिबल होगे। बुकर प्राइज अवार्ड any novel originally written in English and published in UK and Ireland in the year of prize regardless of the nationality of their author. Okay, these 3 points important. Okay, English में ही होना चाहिए ओरिजिनल वर्क, पब्लिश होना चाहिए यूके या आयरलैंड में, एंड आपकी नेशनैलिटी यहाँ पे मैटर नहीं करती। ऑलराइट, द ओरिजिनल वर्क इन इंग्लिश विनर को दिए जाते हैं 50,000 यूरो। ओके, इसके लिए प्रॉपर एक फाउंडेशन स्टैब्लिश किया गया है। इट इज रजिस्टर्ड चैरिटी स्टैब्लिश इन 2002। चलिए अब जानते हैं इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज के बारे में। तो ये उस केस में दिया जाता है जहां कोई अननोन डायलेक्ट में कुछ लिखा गया या किसी और लैंग्वेज में लिखा गया, उसको फिर कन्वर्ट किया गया है इंग्लिश में और डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंग्लैंड और आयरलैंड में। सिंस 2016 द प्राइज हैज ऑनर्ड द वर्क ऑफ बोथ द ऑथर एज वेल एज द ट्रांसलेटर। वहां पर सिर्फ हम ऑथर को दे रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों को रिकग्नाइज कर रहे हैं, ऑथर को भी जिसने ओरिजिनली लिखा और फिर जिसने ट्रांसलेट किया उसको भी। ओके, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी में दोनों आते हैं, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी एंड नॉवेल्स भी, जबकि वहां पर सिर्फ नॉवेल्स आते हैं। एग्जाम्पल गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड को मिला था अवार्ड कुछ साल पहले। राइट, इसके अलावा और भी इंडियन ऑथर्स ने जीते हैं, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय। ये एक इंपॉर्टेंट था, ये आपको कभी आएगा एग्जाम में तो डायरेक्ट ही आएगा, एक्सोलोटल। तो इसकी रिसर्च की जा रही है काफी ज्यादा कि शायद इंसान भी कभी इस तरीके से कुछ, इसमें ऐसे कौन से जीन मिल रहे हैं
कि ये अपनी बॉडी को ना ग्रो कर लेता है। इसके बॉडी पार्ट्स कुछ भी अगर खराब हो जाते हैं, ठीक है, जैसे इसके लिम्स अगर टूट जाएं या गिल्स खराब हो जाएं, टेल, इवन देयर आईज, ठीक है, या इवन पार्ट्स ऑफ देयर हेड, ये इसको रीग्रो कर लेता है, रीजनरेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा ह्यूमैनिटी को, राइट। ये देखने में कुछ ऐसा होता है, इसका कुछ भी डैमेज हो जाए ये उसको रीजनरेट कर लेता है, राइट। तो आप ये नाम याद रखेंगे सिर्फ, कि अगर कल को आपको पूछा जाए कि एक्सलोटॉल क्यों न्यूज में था, तो यू शुड रिमेंबर कि एक ऐसा स्पीशीज है जिसमें कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं कि अपने सभी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर लेता है, ठीक है, एक्सलोटल, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ये इसी तरह की रिपोर्ट्स आजकल आपसे पूछी जाती हैं, वो सब नहीं पूछी जाती हैं अब, जितने जैसे पहले इजी टाइप के क्वेश्चन आ जाते थे वर्ल्ड बैंक आईएमएफ वाले, ठीक है। रिपोर्ट का नाम है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023, पब्लिश बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये आइडेंटिफाई करता है उन एरियाज को विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू कन्फ्लिक्ट, सिविल अनरेस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये कन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट और डिस्प्लेसमेंट की वजह से ग्लोबल इकोलॉजी को थ्रेट हो रहा है, ये ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करता है। सबसे ज्यादा रिस्क वाली कंट्रीज को मिली है इथियोपिया, नाइजर, सोमालिया, साउथ सुडान, और अभी एक न्यू कंट्री ने भी ज्वाइन किया है इसको, दैट इज म्यांमार, क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ये रिपोर्ट फोकस करती है 4 कैटेगरीज में, विच इज फूड इनसिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर एंड डेमोग्राफिक प्रेशर। चलिए अब थोड़ा सा ना हम लोग मैप को देख लेते हैं, तो कुछ चीजें याद रखना है। फर्स्ट, सी ऑफ गैलीली, कौन कौन बॉर्डर कर रहा है, इजराइल कर रहा है और सीरिया कर रहा है, और ये है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स एज पर यूएन ये दिया गया था ऑर्डर इसराइल को कि आप ये गोलन हाइट रिटर्न कर दीजिए वापस सीरिया को, लेकिन उसने आज तक रिटर्न नहीं किए, वो कैप्चर करके बैठा हुआ है। और ये जो एरिया है क्यूनेट्रा, ठीक है, ये आता सीरिया में ही है, गोलन हाइट्स वाले एरिया में, लेकिन ये डिस्प्यूट का जरिया बना हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच, राइट। तो यहाँ से आप ये सब याद रखेंगे। सी ऑफ गैलीली lies between Israel and Syria near Golan Heights. Okay, और गोलन हाइट्स डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, दो यूएन के अकॉर्डिंग सीरिया को देनी है, लेकिन इसराइल ने आज तक दी नहीं है। एंड क्यूनेट्रा ये भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो ये लड़ते रहते हैं, मतलब ऑक्यूपाई कर रखा है इसको, ठीक है। या आप कह सकते हो कि इसराइल ने इलीगली गोलन हाइट्स को ऑक्यूपाई कर रखा है, और बस सेपरेट अगर कुछ करता है इन दोनों कंट्रीज को तो ये क्यूनेट्रा। प्रैक्टिकल देखेंगे हम तो प्रैक्टिकली बॉर्डर क्यूनेट्रा है, लेकिन अगर वैसे देखेंगे ऑफिशियल रिकग्निशन के थ्रू तो गोलन हाइट्स है। Okay, another thing in news was this world's largest acidic cauldron. ये आइजेन मैनेसिंग, कावा आइजेन मैनेसिंग, ठीक है। ये इस तरह के टर्म्स कई बार न्यूज में आ जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिए, क्योंकि जब भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड ओल्डेस्ट, इस टाइप की कुछ न्यूज होती है ना, तो वो पूछने जाने के चांसेस है। सो दिस इज लार्जेस्ट एसिडिक कॉल्ड्रॉन। ओके, इसका इसका नाम याद रखेंगे आप लेक का, कावा आइजेन क्रेटर लेक, और कहां पर है ये, ईस्ट जावा में, यानी कि इंडोनेशिया में। ओके, दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसिडिक लेक। बस ये 3 बातें आपको इस पे फोकस करनी है, ठीक है। आगे चलें। अब यहाँ पे ना काफी सारी स्टेट्स देखने को मिलती है हमें। स्टेट ऑफ मलाक्का हम सब जानते हैं, ठीक है, ये हमारे अंडमान सी को कनेक्ट करती है विद साउथ चाइना सी। स्टेट ऑफ मलाक्का कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, राइट। ये है आपका सुमात्रा आइलैंड, अगेन इंडोनेशिया का ही पार्ट है यहाँ पर। और इंडोनेशिया का ही दूसरा पार्ट क्या है, जावा आइलैंड। इन दोनों को बीच में जो सेपरेट करती है जावा सुमात्रा को, दैट इज कॉल्ड एज सुंडा स्ट्रेट, राइट। उसके बाद एक तीसरी स्टेट भी आती है, लोम्बोक स्ट्रेट। लोम्बोक स्ट्रेट ये है, अब बाली और लोम्बोक इन दोनों आइलैंड के बीच में से निकलती है लोम्बोक स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करती है बाली सी को नीचे जो इंडियन ओशन है उससे। ओके, तो ये तीनों अगर स्ट्रेट आपसे पूछी जाएंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, स्टेट ऑफ मलाक्का अंडमान सी को कनेक्ट कर रही है साउथ चाइना सी से। सिमिलरली सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है सुमात्रा को जावा से, और लोम्बोक स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है बाली सी को इंडोनेशिया से, और सॉरी इंडियन ओशन से। क्लियर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये लोम्बोक स्ट्रेट है आपकी, ये रहा आपका इंडियन ओशन नीचे, ये रहा बाली सी, दिस इज द बाली आइलैंड, और ये रहा आपका लोम्बोक आइलैंड, दोनों को कनेक्ट कर रही है, राइट। और ये है आपकी बदुंग स्ट्रेट, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 इंपॉर्टेंट थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की। नेक्स्ट है लेवांट रीजन। ये जो कंट्रीज है ना जितनी भी, चाहे वो इसराइल हो, लेबनान हो, सीरिया हो, इवन साइप्रस जो कि एक आइलैंड कंट्री है मेडिटेरेनियन में, और जॉर्डन, ठीक है, ये पांचों कंट्री एग्जैक्टली लेवांट रीजन का ही पार्ट कहलाती हैं,
राइट। तो कल को आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग कंट्रीज आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ लेवेंट रीजन, राइट। तो मे बी अगर आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत तो शायद आपको आइडिया रहे कि सीरिया आ सकता है, लेबनान आ सकता है, इसराइल जॉर्डन ये सब बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, आते होंगे। बट साइप्रस आपके दिमाग में नहीं आएगा वहां पर। ओके, सो लेवांट रीजन 5 कंट्रीज पार्ट है इसमें, लेबनान, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन सब बॉर्डर शेयर कर रहे हैं आपस में, एंड साइप्रस। याद रहेगा, राइट। यहाँ पर भी वही सब है। और हाँ, अगर वहां पे ऑप्शन आपको पैलेस्टीन का भी दिया जाए तो वो भी इंक्लूड करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि अब वो रिकग्नाइज नहीं किया है वर्ल्ड में किसी ने पैलेस्टीन को, वो अलग बात है, बट आता तो है ना। क्योंकि ये है आपका वेस्ट बैंक जो पैलेस्टीन का पार्ट है पूरा, ये है आपकी गाजा जो कि अब खत्म ही हो चुकी है लगभग, राइट। तो लेवांट रीजन को जान लीजिए। बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट, अगर आप न्यूज एनालिसिस काफी टाइम से देख रहे होंगे तो हजारों बार रिपीट किया होगा हमने। और जी दिक्कत ये है कि एक बार ये है आपका स्विस कैनाल, दिस वन। ओके, यहाँ यहाँ पे एक बार एक शिप फंस गया था, आई थिंक एवरग्रीन नाम का कुछ था, तो उस वजह से पूरे वर्ल्ड का ट्रेड ब्लॉक हो गया था। एंड सेकंड थिंग इज कि ये जो रीजन है ये हमारा रेड सी है, जिसे मैं ग्रीन शेड कर रहा हूँ, ये रेड सी है। इस रेड सी में हाउदी रेबल्स ने परेशान करके रखा हुआ है, राइट। यहाँ नीचे जब जाएंगे और तो रेड सी में ट्रेड इम्पैक्ट हुआ है वर्ल्ड का। तो ये स्विस कैनाल फिर से कभी चोक ना हो जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। स्विस कैनाल में सबसे स्विस क्राइसिस कब हुए थे, जब मोहम्मद नसीर ने इसको नेशनलाइज कर दिया था, राइट। तभी सारे क्राइसिस शुरू हुए थे। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव उसी वक्त प्रपोज किया गया था कि हम एक काम करते हैं, मेडिटेरियन से सीधे इसराइल जाएंगे, इसराइल से होते हुए हम लोग इधर, ये वाला जो रीजन है ना आपका, ये कहलाता है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। हम यहाँ पर निकलेंगे, यानी कि हम स्विस कैनाल का एक ऑल्टरनेटिव बनाना प्रपोज किया था उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के, उन्होंने, राइट। बट ये कभी मटेरियलाइज हो नहीं पाया। सी, यहाँ ये तो आपका गाजा स्ट्रिप हो गया, ठीक। उसके साइड से यहाँ इसराइल से आप एंटर करेंगे और ये जो सदर्न रीजन है ना, ये पूरा ये ट्रायंगुलर एरिया, ये पूरा आपका कहलाता है नगेव डेजर्ट, ठीक। इस नगेव डेजर्ट में से हम ये कैनाल निकालेंगे और यहाँ से पास ऑन होते हुए यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ निकलेंगे गल्फ ऑफ अकाबा में, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा। और गल्फ ऑफ अकाबा से हम आ जाएंगे रेड सी में, राइट। दूसरा अभी जो प्रेजेंट है वो ये है, मेडिटेरियन से हम स्विस कैनाल के थ्रू जाते हैं, स्विस कैनाल से होते हुए हम निकलते हैं गल्फ ऑफ स्विस में और वहां से हम आ जाते हैं रेड सी में, राइट। तो बेन गुरियन कनाल इसराइल का प्रपोज किया गया था, इसराइल के साथ यूएसए भी इसके साथ था कि हाँ ठीक है, ये मोहम्मद नसीर ने उस टाइम जब इसको नेशनलाइज कर लिया था तो यहाँ पे क्राइसिस हो गए थे। और उसके बाद भी वर्ल्ड एक ही रूट पे डिपेंड रहे, ठीक नहीं, कल को अगर फिर से यहाँ पे कोई क्राइसिस हो जाते हैं तो फिर दिक्कत होगी। तो ये एक ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया गया था कि चलिए यहाँ नेगेव डेजर्ट, इसराइल के नेगेव डेजर्ट से होते हुए गल्फ ऑफ अकाबा में हम लोग एंटर करेंगे। अब आपको याद क्या रखना है, गल्फ ऑफ अकाबा के साथ सिर्फ इसराइल ही शेयर नहीं करता है अपनी कनेक्टिविटी, ठीक है। इसराइल के पास तो है ही यहाँ पे ओशन का एक्सेस, बट साथ साथ जॉर्डन के पास भी है, ठीक है। ये जॉर्डन की टेरिटरी है, जॉर्डन के पास भी एक्सेस है और इधर इजिप्ट के पास भी है। और इजिप्ट का ये जो ये ट्रायंगुलर पार्ट देख रहे हो आप, ये कहलाता है सिनाई पेनिनसुला, ओके। ठीक, नाउ ये जो इसराइल का सदर्न पार्ट है इसी को हम लोग कहते हैं नेगेव डेजर्ट, कि गल्फ ऑफ अकाबा में ओपनिंग होती है इसकी। तो ये सब लोकेशन याद रखिए, इस बार एग्जाम में जरूर आएंगी आपको, ठीक है। ये रहा आपका गाजा, हम लोग यहाँ से कैनाल बनाना चाहते हैं। ये नॉर्दर्न नेगेव है, ये सेंट्रल नेगेव है, ये सदर्न नेगेव है और यहाँ से एलिट माउंटेन आएगा और यहाँ से हम लोग एंटर कर जाएंगे गल्फ ऑफ अकाबा में, ठीक है। जॉर्डन भी शेयर करता है, इजिप्ट भी शेयर करता है और इसराइल भी शेयर करता है इस गल्फ ऑफ अकाबा को, ओके। नाउ अब देखिए, ये न्यूज़ बिल्कुल कल की ही न्यूज़ है, आई थिंक कल ही 29 थी ना, नहीं आज ही है। कल रात को जब मैं ये कंटेंट बना रहा था तभी ये न्यूज़ आई थी दैट यहाँ पर रशियन आर्मी जिसने कैप्चर किया है अब्दिवका नाम का टाउन, ठीक है, उनको गोल्डन स्टार से अवार्ड किया है, ऑनर किया है पुतिन ने। तो ये टाउन आपके लिए जरूरी है, ये टाउन आता है आपका यूक्रेन में। और ये सब क्वेश्चन मैं आपको ऐसे फालतू नहीं करा रहा हूँ, आप पीवाईक्यू भी देख लीजिए पहले, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन है, नॉर्दर्न कीव एंड इटूरी, बताइए कहाँ पर है, कहाँ पर कहाँ से रीजन में था, ठीक है। उसी तरह नगोर्नो काराबक्स, ठीक है, ये आर्मेनिया अजरबैजान में था। खेरसोन एंड जैप्रोरिजा, तो ये आपका कहाँ आता है, ये यूक्रेन और रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड था। एंड देखिए यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं है रशिया यूक्रेन वॉर, ये वाला था जो लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं था इसका कि ये कहाँ का रीजन है, इसके बारे में लोग आइडिया आइडिया नहीं था। बट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, विच ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच। सो नाउ यू नो दैट नगोर्नो काराबक्स गलत मैच किया आपने, ठीक है, मोजाम्बिक का नहीं है ये, तो हम इसको काट देंगे। दूसरा रशिया एंड खेरसोन एंड जैपोरिजा, ये रशिया यूक्रेन का है, रशिया यूक्रेन का कहीं ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको भी काट देंगे, राइट। और
फर्स्ट वाला है नॉर्थ नॉर्थ कीवू एंड इतूरी, तो उसके सामने मैच दे रहा है आर्मेनिया अजरबैजान का, बट हमें पता है आर्मेनिया अजरबैजान में नागोर्नो काराबख, यानी कि तीसरा भी मैच नहीं कर रहा है। तो आप कुछ ना जानते हुए भी अगर आपको, चलिए ये वाला हमें आइडिया नहीं था उस टाइम जब प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक, बट हमें ये आइडिया थे इन दो के, लेकिन उसके बेसिस पे हम आंसर पे पहुंच गए कि तीनों ही गलत पेयर मैच किए गए। राइट, उसी तरीके से ये भी उसी का ऑप्शन था, इसलिए मैं आपको ये अवार्ड करा रहा हूँ। एक अवार्ड नहीं यार, वो 3-4 अवार्ड पूछेगा आपसे कि कौन सा कहाँ दिया जाता है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है क्या, या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिए जाता है और फॉर लास्ट 4 ईयर, ठीक, इस टाइप की चीज, ये कोचेस के लिए दिए जाते हैं, या फिर ये स्पोर्ट पर्सन को दिया जाता है इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो इसीलिए मैं आपको शुरू में वो अवार्ड्स कराएं साइंस एंड टेक से रिलेटेड, और भी अवार्ड्स हैं जो दिए गए हैं अलग अलग फील्ड में, हम करेंगे उनको भी। राइट, सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी आपसे एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट पूछे गए अलग अलग कंट्रीज में ना, ये ऐसी चीज ही नहीं है जिसको आप किसी कोचिंग मैगजीन से कर लोगे, क्योंकि ये 3 अलग अलग न्यूज से लिया गया है और ये बार बार रिपीट हुए होंगे न्यूज में, इसलिए पूछा गया है। और फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना गलत मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, एलिमिनेशन नहीं कर सकते, अगर तीनों पता है तो ही कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। राइट, तो इसीलिए प्लीज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जो पिछले 2 से 3 साल तक का जो पैटर्न है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मैं 2018 के पीछे के क्वेश्चन को तो कंसिडर करना ही नहीं चाहता, वो अलग ही लेवल था, वो इजी आते थे पेपर उस टाइम, तब एक क्वेश्चन एक ही होता था, आज एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन छुपे होते हैं आपको, और ये मल्टीपल न्यूज आर्टिकल से लिया जाता है। सो इसलिए मैं कोचिंग की मैगजीन्स को ज्यादा सजेस्ट नहीं करता आप लोगों को कि आप उसको पढ़िए। चलिए, तो अगर आपको इसी तरह से मैचिंग के लिए दिया जाए अवदित का, तो यू नो कि ये यूक्रेन में है। राइट, सिमिलरली इफ अगेन द क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू मैरिन का टाउन अगेन ये भी यूक्रेन में है। ठीक है, तो दोनों टाउन याद रखिएगा। इसराइल से अगर क्वेश्चन आता है तो हैब्रेन टाउन के बारे में आ सकता है, राफा के बारे में आ सकता है, राफा तो इतना ज्यादा न्यूज में रहा है कि वो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट हैब्रोन इज अनदर इंपॉर्टेंट वन। राइट, तो ऐसे कई टाउन से न्यूज में अभी हम और देखेंगे, बहुत सारी लोकेशंस करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है ये चाइना का चोक पॉइंट बन जाता है। वाई? बिकॉज सी, यहाँ पर इंडोनेशिया का आता है सबांग पोर्ट, और यहाँ बिल्कुल नीचे इंडिया का है, अंडमान पे ही हमारी मिलिट्री भी है, जहाँ पे एक इंदिरा पॉइंट हुआ करता था लेकिन वो थोड़ा सा सबमर्ज हो गया फिर सुनामी में। राइट, तो हार्डली थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, और ये जो रीजन है पूरा ये वाला, ठीक है, ये इंडियन नेवी कभी भी चोक कर सकती है तो चाइना का पूरा ट्रेड इम्पैक्ट हो जाएगा। ओके, और चाइना बहुत विजनरी है, चाहे हम चाइना को 1000 बार क्रिटिसाइज कर लें लेकिन इट हैज अ विजन अपनी खुद की सिक्योरिटी को भी लेकर और वर्ल्ड में डोमिनेंस को लेकर भी। ठीक है, विश्व गुरु अगर कोई बनेगा तो वो बनेगा, उसके पास वो विजन है, वो 25-40 साल की डील करके बैठा है ईरान रशिया के साथ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, ठीक है, अपनी कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए। हमारी तो हमारे नेबर नहीं सुन रहे इस वक्त, मॉलडीव जैसे छोटे से देश नहीं सुन रहे हमारी, ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एनीवे, तो वो क्या करना चाहता है कि ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ मलाका है ना, इसका एक ऑल्टरनेटिव डेवलप करना चाहता है किरा कैनाल बना के। और किरा कैनाल कहाँ से बना रहा है? वो बना रहा है यहाँ से, ये जो आपका थाईलैंड है इससे यहाँ से कुछ ब्रेक करके बनाना चाहता है ताकि अंडमान सी से वो डायरेक्ट एंटर कर जाएगा गल्फ ऑफ थाईलैंड में और वहां से साउथ चाइना सी में। राइट, तो वो इस ये जो रीजन है उसका चोक पॉइंट वो इसको पास बाईपास करना चाहता है। श्रीलंका में तो सही हम्बन टोटा पोर्ट बना ही रखा है, ठीक है, और शॉर्ट भी हो रहा है ये रूट उसके लिए बहुत, ठीक है, इतना लंबा घूम के जाने की जरूरत नहीं है उसको, वो यहाँ से सीधे जाएगा इस केरा कैनाल में, केरा कैनाल से गल्फ ऑफ थाईलैंड में, गल्फ ऑफ थाईलैंड से साउथ चाइना सी में। उसके अलावा डोंट फॉरगेट कि यहाँ म्यांमार में भी उसने कैक्टू पोर्ट बनाया हुआ है एक, राइट, एक पोर्ट डेवलप किया हुआ है उसने, तो वो यहाँ से सीधे यहाँ भी जाएगा, बाय रेल एंड रोड कनेक्टिविटी अपने चाइना में पहुंच जाएगा। राइट, फिर उधर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया ही हुआ है उसने, ठीक है, वो यहाँ से ग्वादर भी जाता है और फिर वहां से सी पैक से होते हुए वापस चाइना। तो ये दिखा सकता है कि इंडिया किस तरीके से एनसर्कल हो रहा है पूरी तरीके से। नहीं, तो किरा कैनाल को याद रखेंगे, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है उसको पास करने में मदद मिलेगी उसको। ओके, डेड सी की लोकेशन भी देख लीजिए। डेड सी आपका इसराइल, वेस्ट बैंक यानी कि पैलेस्टीन और जॉर्डन, इन तीनों के बीच में आता है, ठीक है, तीनों शेयर करते हैं इसको। हाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को दुरंद लाइन कहते हैं, वो तो सब जानते हैं। अफगानिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो अफगानिस्तान कहता है कि यहाँ भी पश्तून रहते हैं हमारे और पाकिस्तान की नॉर्दर्न बॉर्डर में भी पश्तून रहते हैं, तो ये पश्तून हम एक ही हैं, तो फिर बॉर्डर किस बात की, तो वो रिकग्नाइज नहीं करता डुरंड लाइन को।
ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा, अगेन जैसा मैंने ऊपर आपको मैच द पेयर में बताया, आपसे पूछी जाएंगी ये 3 लोकेशंस, ये बॉर्डर्स है वहां की, चमन, अंगूर अदा एंड तोरखम। ठीक है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर एंट्री एग्जिट पॉइंट है, चमन, अंगूर अदा एंड तोरखम। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपको, जैसे ऊपर पूछा गया था ना, किस किस रीजन में था ये, एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट था, ठीक है, किस रीजन में किस कंट्री में था, तो इस तरीके से आपको ये पूछे जा सकते हैं। वो आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि ये रीजन है तो वो न्यूज में क्यों था, रीजन, राइट। तो इसी मैं कह रहा हूँ, अपनी न्यूज पे ज्यादा भरोसा रखिए, कोचिंग के मटेरियल पे कम रखिए, राइट। चमन, अंगूर अदा एंड तोरखम, राइट। इसके अलावा सिलकियारा टनल, जहां पर मजदूर फंसे हुए थे, उत्तराखंड में था, चार धाम प्रोजेक्ट का ही पार्ट है ये, चार धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट। ओके, और इस कंपनी जिसकी वजह से काफी सारे मजदूर फंस गए थे, जबकि नॉर्म्स ये होते हैं कि आपको 5 एग्जिट पॉइंट बनाने चाहिए कंस्ट्रक्शन के टाइम, ताकि मजदूर ना फंसे। इन्होंने सिर्फ एक ही एग्जिट पॉइंट बनाया था, और जिस कंपनी का नाम अच्छे से खराब होना था, जिसको पनिशमेंट मिलनी थी, वो उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो कार्रवाई कहां से होगी आप पे? बिल्कुल नहीं होगी। Shrinking mudflat ecosystem of Keral's Kudalundi keeps shore now। अब अगर आपसे सिर्फ कुदालुंदी पूछा जाए, ये रीजन क्यों न्यूज में था, ऐसे क्वेश्चन पिछले साल भी आए, 2022 में भी आए। ओके, कई लेक्स के बारे में पूछा गया, इवन एक बिहार का भी एक लेक पूछा गया था, वो तो छोटा सा ही था जबकि काफी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए खैर अभी पीवाईक्यू में जाने का टाइम नहीं है। कदालुंदी, इसके बारे में आप याद रखेंगे, दिस इज ए श्रिंकिंग मड फ्लैट इकोसिस्टम, कहां पर है? केरल में। Okay, the intertidal mudflats are one of the richest foraging ground for migrant shorebirds along India's west coast, and now they are in danger of disappearing because of both natural and anthropogenic factors. Right? So, Kadalundi, okay, shrinking mudflat ecosystem है. Dogra architecture, Maharaj Gunj. Srinagar Smart City Limited and Kashmir Intach have joined hands to conserve vernacular elements of Kashmiri architecture, इंक्लूडिंग कोलोनाडेड वॉकवेज एंड सो ऑन। ओके, सो अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए महाराज गुंज क्या था, क्यों न्यूज में था, तो इट इज पार्ट ऑफ डोगरा आर्किटेक्चर, और किस रीजन से न्यूज में था, तो जम्मू एंड कश्मीर से। ओके, महाराज गुंज। सिमिलरली कुलशेखर पट्टिनम, ये जगह आपसे पूछी जा सकती है, ये क्यों न्यूज में है, तो यहाँ पर हम लोग एक नया स्पेस स्टेशन डेवलप करना चाहते हैं फॉर लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट, कुलशेखर पट्टिनम। ठीक है, ये न्यूज़पेपर के एनालिसिस में भी मैंने आपको दिखाया था, ये रही लोकेशन, तमिलनाडु में सेटअप किया जा रहा है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हम लोग यहाँ से सीधे जा सकते हैं, ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो ना, यहाँ से हम सीधे लॉन्च करके जा सकते हैं। अभी हम लोग जब यहाँ श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं, तो हम श्रीलंका के एयर स्पेस में नहीं घुसना चाहते, तो हमें थोड़ा सा मैन्यूवर करना पड़ता है, राउंड घूम के जाना पड़ता है, राइट। सिर्फ इतनी सी बात है डिफरेंस। The maneuver is a sharp turn that causes the rocket to deviate from a straight flight path, and this maneuver requires more fuel in the rocket, which eat into the payload capacity of the launcher. Alright, this will be the second spaceport. This will be used for launching the smaller rockets. Okay, now एक और प्रोग्राम था, प्रोग्राम समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि ये लॉन्गलैंड्स प्रोग्राम जो था, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। ओके, नाउ एक तरह का टूल बनाया गया है कुछ। दिस इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट स्वीपिंग प्रोजेक्ट इन मैथमेटिक्स, केपेबल ऑफ कनेक्टिंग डिस्टेंट रिलम्स ऑफ रिसर्च एंड नेचुरली फ्रेंडली, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। इसके अलावा एक मिस्टीरियस रिवर ऑफ गैस जो हमें मिल्की वे में फ्लो होती दिखाई दी, दिस मिस्टीरियस रिवर ऑफ गैस फ्लोइंग इन द मिल्की वे, इसका नाम जान लीजिए बस, मैगेलिनिक स्ट्रीम। अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ डायरेक्ट इतना ही पूछा जाएगा, मैगेलिनिक स्ट्रीम क्या थी, 4-5 ऑप्शन दे देंगे, तो यू शुड नो दैट इट इज ए मिस्टीरियस रिवर ऑफ गैस फ्लोइंग इनटू द मिल्की वे। ठीक है, बस इतना ही जानना है। ओके, तो इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, और भी बहुत सारी मैप लोकेशंस करेंगे हम, इंटरनेशनल बॉडीज करेंगे। अच्छा, मैंने आपको ना दो एक्ट बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करें इस बार, उन पे नोट्स भी दिए हुए हैं मैंने आपको ग्रुप में। एक है पीएमएलए एक्ट, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा उस पे, और दूसरा है आपका मेडिकल एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वाला एक्ट। ओके, वो बहुत जरूरी है, ये 2 एक्ट जरूर कीजिएगा आप। ओके, इनको रेडी रखिएगा, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा और इन डेप्थ क्वेश्चन आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।